पंकज दफ्तर से निकला और सुस्त कदमों से बाजार से होते हुए घर की ओर चल पड़ा। वो राह में एक दुकान पर रुक कर चाय पीने लगा। चाय पीते हुए उसने पीछे मुड़कर भारत रंगालय नामक नाट्यशाला की इमारत की ओर देखा। सामने मुख्य द्वार पर एक बैनर लटका था। आज का नाटक शेरे जंग। निर्देशक सुधीर कुमार। सुधीर पंकज का बचपन का दोस्त था। कॉलेज के दिनों से ही उसे रंगमंच में बहुत दिलचस्पी थी। वैसे तो वो नौकरी करता था, किंतु उसकी रंगमंच के प्रति दिलचस्पी जरा भी कम नहीं हुई थी। हमेशा कोई ना कोई नाटक करता ही रहता था। चाय पीकर वो चलने को हुआ तो सोचा कि सुधीर से मिल लें। बहुत दिन हुए उससे मुलाकात हुए। उसका नाटक देख लेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा। वो टिकट लेकर हॉल के अंदर चला गया। नाटक खत्म होने के बाद दोनों मित्र फिर चाय पीने बैठे। सुधीर ने पूछा, यार तुम इतनी दूर चाय पीने आते हो? पंकज ने उदास स्वर में जवाब दिया, दफ्तर से पैदल लौट रहा था, सोचा चाय पी लूं और तुम्हारा नाटक भी देख लूं। बहुत दिन हो गए तुम्हारा नाटक देखे। सुधीर ने उसका झूठ ताड़ लिया। पंकज के उदास चेहरे को गौर से देखते हुए उसने पूछा, तुम्हारा दफ्तर इतनी देर तक खुला रहता है, क्या बात है? इतना बुझा हुआ चेहरा क्यों है? पंकज ने कुछ नहीं कहकर बात टालनी चाही तो सुधीर चाय के पैसे देते हुए बोला, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। काफ़ी दिन से भाभी जी से भी भेंट नहीं हुई है। आज नहीं किसी दूसरे दिन, पंकज ने घबरा कर कहा। सुधीर ने पंकज की बाँह पकड़ ली। क्या बात है, कुछ आपस में खटपट हो गई है क्या? पंकज ने फिर कोई खास बात नहीं है कहकर बात टालनी चाही, लेकिन सुधीर पीछे पड़ गया। जरूर कोई बात है, आज तक तो मुझे इतना उदास कभी नहीं देखा। बताओ क्या बात है? अगर कोई बात निजी बात हो तो। पंकज थोड़ा हिचकिचा हिचकिचाया, फिर बोला, निजी क्या? अब तो बात आम हो गई है। दरअसल बात यह है कि आमदनी कम है और सुषमा के शौक ज़्यादा हैं। अमीर घर की बेटी है, फजूल खर्च की आदत है, परेशान रहता हूँ। रोज़ इसी बात पर किचपिच होती है, दिमाग काम ही नहीं करता। वाह यार! सुधीर उसकी पीठ पर हाथ मार कर बोला, तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है, क्या उसमें दो आदमियों का गुजारा नहीं हो सकता? बस अभी 3-4 साल का बच्चा पैदा नहीं करना। मैं तुमसे कम तनख्वाह पाता हूँ, लेकिन हम दोनों पति पत्नी आराम से कहते हैं। हाँ, फालतू खर्च नहीं करते, वो तो ठीक है, लेकिन इंसान गुजारा करना चाहे तो तब तो खर्च का कोई ठिकाना है। जितना बढ़ाओ बढ़ेगा। सुषमा इस बात को समझने को तैयार नहीं है। पंकज ने मायूसी से कहा, यार समझौता तो करना ही होगा। अभी तो नई नई शादी हुई है। अभी से ये उदासी और झिकझिक तुम दोनों में शादी के पहले ही एक दूसरे को जानते थे। फिर इन 5-6 महीनों में ही पंकज उठ गया और उदास स्वर में बोला, शुरू में सब कुछ सामान्य व सहज था, किंतु इधर 1-2 महीने से अब सुषमा को कौन समझाए? सुधीर ने झट से कहा, मैं समझा दूंगा। पंकज ने घबराकर उसकी ओर देखा। अरे बाप रे, मार खानी है क्या? सुधीर ठठाकर हंस पड़ा। लगता है तू बीबी से रोज मार खाता है। फिर वो पंकज की बाँह पकड़कर थिएटर की ओर ले गया। तो चल, तुझे ही समझाता हूँ। आखिर मैं एक अभिनेता हूँ। तुझे कुछ संवाद रटा देता हूँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। पंकज को घर लौटने में काफ़ी देर हो गई, लेकिन वो बड़े अच्छे मूड में घर के अंदर घुसा। सुषमा के झुंझलाए चेहरे की ओर ध्यान न दे कर बोला, स्वीटी, जरा एक पिलाया चाय से पिला दो, थक गया हूँ। आज दफ्तर में काम कुछ ज़्यादा था। अगर पकौड़े भी बना दो तो मज़ा आ जाए। तेवरों के तीरों से करें। ये घर नहीं, कैद खाना है, और कैद खाने में बंद पत्नी अपने पति का स्वागत मीठी मुस्कान से नहीं कर सकती। पति महाशय, पंकज ने सुषमा की ओर डर कर देखा।
फिर मुस्कुरा कर समझाने के स्वर में बोला, ये भी कोई बात हुई सुषमा, घर को कैद खाना कहती हो, ये तो मोहब्बत का गुलशन है। किंतु सुषमा ने चीख कर उत्तर दिया, कैद खाना नहीं तो और क्या है, क्या हूँ मैं, दिन रात नौकरानी की तरह काम करती हूँ। अब मुझसे घर का काम नहीं होगा। अभी तो हमारी शादी को चंद महीने हुए हैं, हमें तो पूरी ज़िंदगी साथ साथ गुजारनी है। फिर पत्नी का तो कर्तव्य है घर का कामकाज करना। सुषमा ने पंकज की ओर तीक्ष्ण नज़रों में से देखा। सुनो जी, घर चलाना है तो नौकरानी रख लो या होटल में खाने का इंतजाम कर लो, नहीं तो इस हालत में मुझे तुम्हें पूरी ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी होगी। अब मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं हूँ। मैं चली। सुषमा मुड़ कर जाने लगी और पंकज उसके पीछे दौड़ा। कहाँ चली, रुको, जरा समझने की कोशिश करो। देखो, अब इतने कम वेतन में नौकर रखना या होटल में खाना कैसे संभव है। सुषमा रुक गई। उसने गुस्से में कहा, इतनी कम तनख्वाह भी थी तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी। तुमने मेरे माँ बाप को धोखा दे कर शादी कर ली। अगर वे जानते कि वे अपनी बेटी का हाथ एक भिखमंगे के हाथ में दे रहे हैं तो कभी तैयार नहीं होते। अगर तुम अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते हो सकते हैं तो मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। वे अभी जिंदा, पंकज कहना चाहता था कि उसके बारे में पूरी तरह उसके माँ बाप जानते थे और वो भी जानती थी, कहीं धोखा नहीं था। शादी के वक्त तो वो सबको बहुत सुशील, ईमानदार और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वो इतनी बातें नहीं बोल सका। उसके मुंह से गलती से निकल गया, यही तो अफसोस है। सुषमा ने आग बबूला होकर उसकी ओर देखा। क्या कहा, मेरे माता पिता के जीवित रहने का तुम्हें अफसोस है। पंकज ने झट से बात मोड़ी, नहीं, कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गृहस्थी की गाड़ी का पहिया पैसे के पेट्रोल से चलता है तो उसमें प्यार का मोबिल भी जरूरी है। क्या रुपया ही कुछ सब कुछ है? हाँ, मेरे लिए रुपया ही सब कुछ है, इसलिए मैं चली मायके। तुम अपनी गृहस्थी में प्यार का मोबिल डालते रहो। अब बनावटी बातों से काम नहीं चलने का है। मैं चली अपना सामान बांधने। सुषमा ने अंदर आकर अपना सूटकेस निकाला और जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह उसमें डालने लगी। पंकज बगल में खड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था, जरा धैर्य से काम लो सुषमा, हम अभी फालतू खर्च करने लगेंगे तो कल हमारी गृहस्थी बढ़ेगी, बाल बच्चे होंगे, लेकिन अभी नहीं, 4-5 साल बाद होंगे ना, तो फिर कैसे काम चलेगा। सुषमा ने उसकी ओर चिढ़कर देखा, बीवी का खर्च तो चला नहीं सकते और बच्चों का सपना देख रहे हो, शर्म नहीं आती। ठीक है, अभी नहीं, कुछ साल बाद ही सही, जब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, कुछ रुपये जमा हो जाएंगे, ठीक है ना, अब शांत हो जाओ। किंतु सुषमा अपना सामान निकालती रही। वो क्रोध से बोली, अब तुम्हारी पोल खुल गई है, मैं इसी वक्त जा रही हूँ। आखिर अपने मायके में कब तक रहेंगी? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता तुम करो। अब मैं लौट कर नहीं आने वाली। पंकज चौंक पड़ा। लौट कर नहीं आने वाली? तुम जीवन भर मायके में ही रहोगी? सुषमा ने जोर दे कर कहा, हाँ हाँ, और मैं वहाँ जाकर तुम्हें तलाक दे दूंगी। तुम जैसे मर्दों को अकेले ही रहना चाहिए। पंकज हतप्रभ हो गया। तलाक क्या बकती हो, होश में तो हो? हाँ, अब मैं होश में आ गई हूँ, बेहोश तो अब तक थी। अब वो जमाना गया जब औरत गाय की तरह घूंटे से बंधी रहती थी। सुषमा ने चाबियों का गुच्छा जोर से पंकज की ओर फेंका। लो अपनी चाबियां, मैं चलती हूँ। सुषमा अपना सामान उठाकर जाने बाहर की ओर जाने पंकज ने कहा, सुनो, रात तो को जाओगी, सुबह चली जाना, मैं वादा करता हूँ। उसी वक्त दरवाज़ा पर जोरों से दस्तक हुई। पंकज ने उधर देखा आकर के ये बेवक्त कौन आ गया। लोग कुछ समझने ही नहीं लगे। पत्नी पत्नियों के प्रभाव में कबाब में हड्डी की तरह आ गए, टपकते हैं। देखना तो सुषमा, कहीं वो बनिया उधार की रकम वसूलने तो नहीं आ गया है। वो दे के नहीं के, लेकिन सुषमा के तेवर पंकज की बातों से ढीले नहीं पड़े। उसने हाथ झटक कर कहा, तुम ही जानो अपना हिसाब किताब और खुद ही देख लो, मुझे कोई मतलब नहीं। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी।
ठीक है भाई, रुको खोलता हूँ, कहते हुए पंकज ने दरवाज़ा खोला और टिड़क कर खड़ा हो गया। उसके मुंह के बार से बाप रे निकल गया। सुषमा भी चौंक कर देखने लगी। एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी चेहरे पर नकाब लगाए अंदर आ गया था। उसने झट से दरवाज़ा बंद करते हुए कड़कड़ी आवाज़ में कहा, खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला। पंकज ने हकलाते हुए कहा, आप कौन हैं भाई और क्या चाहते हैं? उस आदमी ने कहा, मैं कौन हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। घर में जो भी गहना पिया है सामने रख दो। पंकज को ऐसी परिस्थितियों में भी हंसी आ गई। ये क्या मजाक करते हो दाढ़ी वाले महाशय? अगर इस घर में रुपये ही होता तो रोना किस बात का था? आप गलत घर जगह आ गए हैं। मैं आपको सही रास्ता दिखला सकता हूँ। मेरे ससुर हैं गणपत राय, उनका पता बता देता हूँ। आप उनके यहाँ चले जाइए। सुषमा बिगड़ कर बोली, क्या बकते हो, जाइए। किंतु अकुंतु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बड़े ही नाटकीय अंदाज में जेब से रिवॉल्वर निकाला और उसे हिलाते हुए कहा, जल्दी माल निकालो वरना काम तमाम कर दूंगा। देवी जी, जल्दी से सब गहने निकालिए। सुषमा चुपचाप खड़ी उसकी और देखती रही तो उसने रिवॉल्वर पंकज की ओर घुमा लिया। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद आपके पति पर गोली चला दूंगा। पंकज ने सोचा, सुषमा कहेगी कि उसे क्या फर्क पड़ता, वो तो पति को छोड़कर मायके जा रही है। किंतु जैसे ही आगंतुक ने 1-2 गिना, सुषमा हाथ उठाकर बेचैन स्वर में बोली, नहीं नहीं रुको, मैं तुरंत आती हूँ। नकाबपोश गर्व से मुस्कुराया और सुषमा जल्दी से शयन कक्ष की ओर भागी। वो तुरंत अपने गहनों का बक्सा लेकर आई और आगंतुक के हाथ में देते हुए बोली, लीजिए, हम लोगों के पास रुपया तो नहीं है, ये शादी के कुछ गहने हैं, इन्हें ले जाइए और इनकी जान छोड़ दीजिए। तभी धाय की आवाज़ हुई और पंकज कराए कर सीने पकड़े गिर गया। आगंतुक के रिवॉल्वर से धुआं निकल रहा था। सुषमा कई पलों तक हतप्रभ खड़ी रही। फिर वो चित्कार कर उठी, हत्यारे जल्दाद, तुमने मेरे पति को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नकाबपोश जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, मैडम, आप नाहक अफसोस कर रही हैं। आपका इस नालायक पति से तो अलग होना ही था। मैंने तो आपकी मदद ही की है। सुषमा का चेहरा आंसुओं से भीग गया। उसकी आंखों में दर्द के साथ आक्रोश की चिंगारियां भी थीं। आगंतुक डर गया। सुषमा उसकी ओर शेरनी की तरह झपटी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तू जाता कहाँ है? और वो उसे बेहोश पीटने लगी। नकाबपोश नीचे गिर पड़ा और चिल्ला कर बोला, अरे मर गया। भाभी जी, क्या कर रही हो? रुकिए। सुषमा उसे मारती ही गई, हत्यारे ने मुझे भाभी कहता है। आगंतुक ने जल्दी से अपनी ढाई को नोचकर हटा दिया और चिल्लाया, देखिए, मैं आपका प्यारा देवर सुधीर हूँ। सुषमा ने अपाग हो कर देखा, वो सुधीर ही था। सुधीर कराते हुए उठा, भाभी जी, केवल ये दाढ़ी ही नहीं है, ये रिवॉल्वर भी नकली है। सुषमा ने फर्श पर गिरे पंकज की ओर देखा, तब वो भी मुस्कुरा कर मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हो गया। हाँ, और ये मौत भी नकली थी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि हर पति को ये जानकर लिए उसकी पत्नी वास्तव में उससे कितना प्यार करती है, एक बार जरूर मरना चाहिए। सुधीर और पंकज ने ठहकार लगाया और सुषमा शर्मा गई। सुधीर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला, भाभी जी, हमारी गलती को माफ़ कीजिए। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसमें जो थोड़ा व्यवधान हो गया था उसे ही दूर करने के लिए ये छोटा सा नाटक करना पड़ा। सुषमा ने हंसकर ये कहे, जाओ, माफ़ किया भाभी जी। आमदनी के अनुसार ज़रूरतों को समेट लिया जाए तो पति पत्नी हमेशा प्यार और आनंद से रह सकते हैं। सुधीर ने समझाने के लहजे में कहा तो सुषमा ने हंसकर सहमति में सिर हिला दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ हार्ट टचिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो ये अच्छी लगी हो, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करते करते जाना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ध्यान रखें अपना।